अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की ओर जहां ग्लोबल वोलेटिलिटी का असर सबसे सीधे तौर पर भारत के घरों और रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देता है। कमोडिटीज और एग्रीकल्चर। जैसे जैसे भारत ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपनी इंटीग्रेशन को और मजबूत कर रहा है, वैसे वैसे एक बड़ी चुनौती हमारे सामने और भी स्पष्ट होती जा रही है। कमोडिटीज और एग्रीकल्चर में वोलेटिलिटी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि भारत में कमोडिटी प्राइसेस सिर्फ मार्केट को प्रभावित नहीं करते, बल्कि इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी, हाउस होल्ड बजट्स और फार्मर सेंटिमेंट पर भी सीधा असर डालती है। प्राइस डिस्कवरी से लेकर सप्लाई चेन्स तक और एग्री वैल्यू एडिशन से लेकर फूड सिक्योरिटी तक आज की डिस्कशन कई महत्वपूर्ण सवालों को एक्सप्लोर करेगी। और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं सीएनबीसी आवाज से दीपाली राणा को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और उनके साथ जुड़ रहे हैं रवि गुप्ता, चेयरमैन बायो एनर्जी, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रेणुका शुगर्स, डॉक्टर अरुण रस्ते, मैनेजिंग डायरेक्टर NCEO NCDEX, और संजीव बिष्ट, वाइस प्रेसिडेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ITC एग्री बिजनेस डिवीजन के। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अरुण जी, रवि जी, संजीव जी, आप तीनों का स्वागत है। और अरुण जी, आपने तो ऑलरेडी विकसित भारत 2047 की तरफ काम करना शुरू कर दिया है। वेदर डेरिवेटिव इंडेक्स अपने आप में इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कंग्रेचुलेशंस। और इनफैक्ट मैं उस पर आगे आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो बात होती है एक हाईली एडवांस्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर डिजिटाइज्ड इकोनॉमी की। इंडियन कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि स्ट्रक्चर जो है कमोडिटी मार्केट का उस डायरेक्शन में इवॉल्व हो? देखिए, विकसित भारत इज एम्बिशन, और इंडिया को अगर एम्बिशियस होना है तो मैं सिर्फ आपको दो एग्जांपल देता हूँ। सैलिक, द सऊदी अरेबियन सॉवरेन फंड, हैज़ इन्वेस्टेड इन LT फूड 30%। व्हाट दे हैव इंश्योर्ड इज कि उनकी फूड सिक्योरिटी कंफर्म हो सके। ठीक है, वैसे ही आयरलैंड छोटा सा कंट्री है, हमारे यहाँ सेफ हार्वेस्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडिया आज की तारीख में हमारा सॉवरेन फंड नहीं है, और आज हमें कमोडिटीज़ में ये ज़रूरत है कि हमारा सॉवरेन फंड हो और जाके कहाँ इन्वेस्ट करे। वो इन्वेस्ट करे मोजाम्बिक में, वो इन्वेस्ट करे म्यांमार में, ताकि हमारी जो पल्सेस हैं, हमारे जो यूक्रेन में जाके इन्वेस्ट करे तो हमारा सोयाबीन ऑयल या सोया ऑयल, उसकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो इंश्योर कर सकें। तो एज एन एम्बिशियस विकसित कंट्री हमारा खुद का सॉवरेन फंड हो जो जाके छोटी कंट्रीज में इन्वेस्ट करे और हमारी सप्लाई चेन्स को इंश्योर करे। ये सबसे पहली ज़रूरत है, स्पेशली एग्री कमोडिटीज में। और इनफैक्ट संजीव जी तो इस बात से अग्री भी करेंगे, काफी काम भी किया इनका। तो इनफैक्ट काम ही यही है कि फॉरेन पैसे को कैसे इंडिया में या इंडियन फार्मर्स तक वापस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सोर्सिंग से लेकर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तक फार्म टू फोक पूरा एक स्ट्रक्चर इवॉल्व किया है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के तौर पे इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है, लेकिन अगर एग्री आउटपुट की प्रोसेसिंग की बात करें तो बाकी डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। क्या काम होना चाहिए इस डायरेक्शन में ताकि ये पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखे? देखिए, अगर पहले हमको इंडिया में प्रोडक्शन सफिशिएंसी करनी थी, इसके लिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए स्पाइसेस के, हम प्रोड्यूसर बन गए श्रिम्प्स के, फिर हम बने वीट और राइस के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। अब सेकंड स्टेज जब आएगी तब आता है वैल्यू एडिशन। तो अगर उसी वैल्यू चेन में देखेंगे, जैसे स्पाइसेस हो गया, श्रिम्प हो गया, उसमें हमारा स्टेजेस ऑफ वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ हमने पूरी वैल्यू चेन को इंटीग्रेट किया है, प्रोड्यूस द बाय किया है, ना कि ओनली खाली प्रोडक्शन किया है और क्वालिटी मेंटेन किया है, वहाँ हमारे वैल्यूडेशन इंप्रूव हुए हैं। वो मिल्क में हो, स्पाइसेस में हो, श्रिम्प में हो, काफ़ी एग्जांपल हैं और उसी एग्जांपल को हमको मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली काम तो बहुत कुछ होना है और इस डायरेक्शन में काम हो भी रहा है। और इनफैक्ट रवि जी, आप तो अगर हम पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो काफ़ी क्लोजली आपने काम किया भी है, बखूबी समझते भी है। विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं शुगर स्पेस में, स्पेशली जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ हम आगे बढ़े हैं वो काफ़ी कमेंडेबल है। काफ़ी कुछ काम अगेन यहाँ भी होना बाकी है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम विकसित भारत 2047 के रोड मैप की बात करते हैं तो ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन आप कैसे देखते हैं इस विकसित भारत रोड मैप में? एक शुगर प्रोडक्शन के साथ साथ एक ग्रीन हब की तरफ जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो कितना और इवॉल्व हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, शुगर इंडस्ट्री जो है बिल्कुल किसान से जुड़ी हुई है, और जो
हमारे किसान हैं वो ऊर्जादाता शुगर इंडस्ट्री के माध्यम से आज बन गए हैं। और विकसित भारत में जहाँ तक ग्रीन पावर का सवाल है, ग्रीन एनर्जी का सवाल है, शुगर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है और ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए, आज से 10-12 साल पहले देश में एथनॉल ब्लेंडिंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। आज देश में 20% के करीब एथनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। और इमेजिन इस सिचुएशन में जहाँ पर क्रूड का जो है हमारे पे 90% बर्डन है ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी पे, वहाँ पर 20% एथनॉल ऑलरेडी देश में बना के हम लोग पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं। और शुगर इंडस्ट्री जो है अब वो कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ चुकी है ग्रीन पावर में, क्योंकि आज की शुगर इंडस्ट्री सिर्फ एथनॉल नहीं बना रही है, वो कंप्रेस बायोगैस में भी है, वो ग्रीन केमिकल्स में भी है। अभी पॉलीलैक्टिक एसिड के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। तो जो शुगर इंडस्ट्री मेरे को आने वाले समय में ऐसा लगता है, को जनरेशन भी एक उसका माध्यम है। आने वाले समय में जहाँ तक ग्रीन एनर्जी का सवाल है, वो एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होगा। और वो कंट्रीब्यूटर जो किसानों का भी भला करेगा, इंडस्ट्री का भी भला करेगा और कंज्यूमर के लिए ग्रीन एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए रवि जी और भी इनिशिएटिव्स पॉलिसी फ्रंट पर, गवर्नमेंट फ्रंट पर नीडेड है? देखिए, अभी क्या हुआ है रिसेंट, एक तो गवर्नमेंट की सराहना करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस रफ्तार से हम 20% पर आए हैं, हम शायद जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग एथनॉल प्रोग्राम वाली कंट्री थी हम लोग, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। और अब क्या है कि अब हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जैसे एथनॉल अगर ले लीजिए तो करीब 2200 करोड़ के लीटर है, और हमारी जो खपत 20% एथनॉल ब्लेंडिंग पे वो करीब 1100 करोड़ लीटर है। अब हमें कदम आगे और बढ़ाना पड़ेगा, अब इस इथेनॉल का कैसे यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है और फीड स्टॉक का हमने मल्टीप्लिसिटी क्रिएट कर ली है। आज हम एथेनॉल शुगर से भी बना रहे हैं, मक्के से भी बना रहे हैं, आज 2G भी बन रहा है एथेनॉल, और साथ के साथ अभी चावल से भी बना रहे हैं। तो अब ये जो 2200-2400 करोड़ की कैपेसिटी वर्सेस 1100 करोड़ की डिमांड, अब बाकी डिमांड कैसे जनरेट करें, उसके लिए जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल वो होती हैं जिसमें एथेनॉल पे भी चल सकती हैं और पेट्रोल से भी चल सकती है। हमें उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप जब आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो आप उसमें इथेनॉल का ब्लेंड बढ़ा सकते हैं, जब आपके पास प्रोडक्शन सब ऑप्टिमल हो तो आप अपना जो है ब्लेंड उधर की उधर रख सकते हैं। तो आई थिंक आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबल व्हीकल की तरफ हम लोग ध्यान दें, ताकि वो इथेनॉल पे भी चल सके और पेट्रोल पे भी चल सकें, और वो जो ये क्रूड एनर्जी की वोलेटिलिटी है वो अपने आप से हम उससे डी रिस्क हो जाएंगे। बिल्कुल, और इनफैक्ट बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि शुगर इंडस्ट्री के लिए विकसित भारत 2047 में सिर्फ बात एथेनॉल ब्लेंडिंग की नहीं है या उस रोल को और इन्हांस करने की नहीं है, बल्कि फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल या फिर कॉम्प्रेस बायोगैस, उस दिशा में भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है और काफ़ी स्कोप है। अच्छा अरुण जी, अगर हम डेरिवेटिव मार्केट्स की बात करें, डेवलप्ड नेशंस की बात करें, तो वहाँ के डेवलप मार्केट्स काफ़ी मैच्योर है प्राइस डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन मार्केट्स या इंडियन कमोडिटी मार्केट्स में क्या वो फंडामेंटल चेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जहाँ पर जो रोल है डेरिवेटिव मार्केट का वो और एनहांस हो और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्राइस डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जा सके, यानी हम प्राइस टेकर ना बने बल्कि प्राइस गिवर या प्राइस मेकर बने? देखिए, हमारा अगर मार्केट्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। एक एपीएमसी सिस्टम है, एक स्पॉट मार्केट है, एक फ्यूचर्स मार्केट है। इंटीग्रेशन ऑफ दीज तीनों को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी होगा अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है, ये पहली चीज़। दूसरा, हम लोग जब डेटा की बात करते हैं या डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर मार्केट की जो डेप्थ होती है बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आज भी काफ़ी कुछ बार्टर होता है, काफ़ी कुछ लोकली ट्रेड होता है जो ऑर्गेनाइज रेगुलेटेड मार्केट्स में नहीं आता। जब तक वो नहीं आएगा, और उसके लिए दो पहल हो सकती है, जो सरकारी एंट्रेंस मतलब बड़ी कंपनीज़ हैं नाफेड जैसे या FCI, ये जब तक इन मार्केट्स में नहीं आती है मार्केट्स डीपन नहीं होंगे, ये पहली चीज़। दूसरा, हमारा जो डेटा है दैट इज़ ऑलवेज ससेप्टेबल। हमारा डेटा साल के शुरुआत में जब होता है तब 120 दिखाएगा और जब ख़त्म होता है जब सीज़न तब वो 80 पे आ जाता है। तो ये डेटा की जो सैंक्टिटी है ये हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो वी डोंट हैव इकोनॉमिक इंटेलिजेंस फॉर कमोडिटीज़। हम ब्लॉकचेन यूज़ करके हमारी पूरी जो डेटा को है एनालिसिस करके हमारा प्रोडक्शन अगर एक बार ज़रूरत पड़ेगी हमें करने की। और दूसरा सबसे बड़ा, हम लोग जो इस रूम में बैठे हुए हैं ये सबसे ज़्यादा इस मार्केट को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। थोड़ी सी महंगाई होगी तो आप नहीं, सीधे सी नहीं, मतलब मीडिया में आ जाएगा कि रवि जी ने भाव बढ़ा दिया है। और ये प्रेशर जब पॉलिटिशियंस पे आता है तो
आपकी जो एग्री इकोनॉमी है थोड़ी सी नीचे चली जाती है। तो एटलीस्ट फॉर 5 years हमारे कंज्यूमर्स अगर चुप बैठते हैं तो विल बी सॉर्टेड। बिल्कुल बिल्कुल राइटली कहा आपने, कंज्यूमर्स थोड़े पैनिक मोड में आ जाते हैं और इंडिया मार्केट ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो इनफैक्ट हमने देखा ही, कई सालों से देख रहे हैं और इस साल भी देखा है, रेटिक मानसून, वेदर, अनसीजन रेल, क्रॉप आउटपुट पर इम्पैक्ट, प्राइसेस पर इम्पैक्ट, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आते हुए दिखता है। अच्छा संजीव जी, अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें तो अभी भी हम जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनको तो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रीमियम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करते हैं। ये वैसा वर्सा कैसे हो सकता है? या फिर क्योंकि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आपका काफ़ी रोल रहा है इंडियन प्रोडक्ट्स की ओवरसीज प्रेजेंस में, बट इस पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए? अगर हमको पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है रूपाली, तो हमको इसको पूरा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। आज तक हमने प्राइस की बात करी, आज तक हमने कॉस्ट की बात करी, हमने बात करी सरप्लस की। अगर हमें क्वालिटी बनानी पड़ेगी, उससे ब्रांड बनती है। और क्वालिटी बनाने के लिए आपको सोर्स में जाना पड़ेगा। पहले आपको किसानों के पास जाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि क्या क्वालिटी है। उसके बाद सर्टिफिकेशन लाने पड़ेंगे जो ग्लोबल क्वालिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर टेस्टिंग कैपेबिलिटी होनी होगी। उसके बाद प्रोसेसिंग करनी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी, जहाँ पे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा उस कैपेबिलिटी के ऊपर। और फिर वो क्वालिटी बनानी पड़ेगी जो कंसिस्टेंट दे सकें, और उसके बाद उसको ब्रांड करना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे कंट्री देखें, नीदरलैंड देखें, न्यूजीलैंड देखें या थाईलैंड देखें, उन लोगों ने कुछ निश प्रोडक्ट पकड़े हैं लेकिन उसकी पूरी क्वालिटी एंड टू एंड मेंटेन करी है और फिर इसको ब्रांड किया है। अगर हम उस स्टेज में जाएंगे तो वी कैन मूव टू दैट स्टेज। डेफिनेटली। अच्छा रवि जी, आपने भी थोड़ी देर पहले बातचीत की, आपने एथेनॉल के बाद बायो कंप्रेस्ड गैस की बात की, हाइड्रोजन फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल की बात की। E20 तो एक बड़ा मिशन है ही, लेकिन E20 के बाद या अलॉन्ग विद E20 नेक्स्ट फ्रंटियर शुगर इंडस्ट्री के लिए इस डायरेक्शन में क्या हो सकता है? दोबारा पूछेंगे, मैं मिस करेंगे। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की तो आपने बात की है, लेकिन E20 के साथ साथ जो नेक्स्ट फ्रंटियर हो सकता है या नेक्स्ट शुगर स्पेस के लिए जो नेक्स्ट E20 सिमिलर जो कैपेबिलिटी होल्ड करता है, जो भी आपने तमाम चीज़ें कही अभी, जिसमें बायो कंप्रेस्ड गैस की बात की, हाइड्रोजन फ्यूल्स की बात की, फ्लेक्स फ्यूल्स की बात की, वो क्या हो सकता है? क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में स्कोप काफ़ी है इस विकसित भारत रोड मैप में कंट्रीब्यूट करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा उसमें। मेरे हिसाब से इस देश में जो कंप्रेस बायोगैस है उसका बहुत बड़ा स्कोप है। देखिए, शुगर इंडस्ट्री रूरल एरियाज़ में है और हमारे पास एग्रीकल्चर रेसिड्यूज जो हैं वो करीब करीब 300 मिलियन टन के करीब करीब एक्स्ट्रा है। उस एग्रीकल्चर यूज़ को हम कंप्रेस बायोगैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस के प्लांट अभी करीब करीब 200 के लगभग इधर उधर होंगे और स्कोप है कि 5000 प्लांट तक बना सकते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री कंप्रेस बायोगैस के माध्यम के में जो वेंचर करने के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है। और दूसरा जो शुगर इंडस्ट्री अब जो कर रही है, सस्टेनेबल केमिकल्स, फॉर एग्जांपल अभी पॉलीलैक्टिक एसिड का प्लांट लगने लगा है इंडिया में, तो और ग्रीन केमिकल्स, उसकी दिशा में भी शुगर इंडस्ट्री का जो है बहुत बड़ा प्रोत्साहन होना चाहिए। बट अगर इनमें से आप कोई 2 चीज़ें मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा कि एक तो इथेनॉल में शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम फ्लेक्सिबल व्हीकल के माध्यम से हम इजीली 30% लेके जा सकते हैं। और दूसरा, कंप्रेस बायोगैस में भी मुझे बहुत बड़ा स्कोप लगता है, जहाँ शुगर इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उसको जो है बढ़ा सकती है। डेफिनेटली। अच्छा अरुण जी, जो मैंने शुरुआत में कहा इस डिस्कशन के, जो आप वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, तो कंग्रेचुलेशंस अगेन। क्या थॉट रहा इसके पीछे? काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है और क्योंकि विकसित भारत 2047 के सपने की जब हम बात करते हैं तो बिना एग्रीकल्चर के पार्टिसिपेशन के पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके की वेदर कंडीशंस यहाँ होती हैं, जैसे क्रॉप आउटपुट इमीडिएटली इम्पैक्ट होते हैं, किसी भी मानसून की चाल थोड़ी भी बिगड़ती है तो प्राइसेस पर इम्पैक्ट आता है। क्या आपको लगता है कि इसी तरीके के और वेदर लिंक्ड रिस्क मैनेजमेंट वाले प्रोडक्ट्स या स्ट्रॉन्गर एग्री डेरिवेटिव प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत है? जी हाँ, अगर आप इंटरनेशनल देखेंगे तो CME पर 2 प्रोडक्ट आए थे, स्नोफॉल इंडेक्स और टेम्परेचर इंडेक्स। ये आए थे 1997 में। हम 30 साल बाद पहला प्रोडक्ट ला रहे हैं रेनफॉल का। रेनफॉल का इसलिए कि सिर्फ एग्री और कमर्शियल से उसका डीलिंग मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसका ITC पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छी हार्वेस्ट आती है तो रूरल कंजम्पशन बढ़ता है, तो उनके जो पाउडर शैम्पू होते हैं उनका रूरल सेल बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि रेनफॉल से सिर्फ किसान को ही नुकसान होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बॉम्बे का। हम लोग बॉम्बे में कम से कम साल में 2 या 3 वेस्ट मतलब पूरे हमारे बॉम्बे डूब जाता है, कोई व्हीकल सड़क पे आता नहीं है। अगर आप ओला या ऊबर के मालिक हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 1% रेवेन्यू चले जाता है।
सिर्फ रेंज के कारण। उसको हेज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने वो अपॉर्चुनिटी दी आज की तारीख में, वो अपनी अपॉर्चुनिटी हेज कर सकता है। दूसरा, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी, हमारे यहाँ बॉम्बे में अगेन 50% जो है बिजली है टाटा हाइड्रो पावर से आती है, लोनावला में उसके डैम से। अगर किसी साल खुदा न खास्ता बारिश कम हुई, उस डैम में पानी नहीं हुआ, तो उसकी बिजली नहीं बनेगी। ही हैज़ टू हेज, द टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी हैज़ टू हेज देयर रिस्क। वेयर डू दे हेज? आज तक हमारे पास नहीं है वो, अब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। सेम वे अगर आज से 3 साल देखेंगे तो हम एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, मैं और नाबार्ड चेयरमैन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के साथ बैठे थे, और उस दिन हमने उनसे कहा था कि सडनली हीट वेव आई है, और उस साल अगर आपको याद है तो 10 दिन के लिए हरियाणा और पंजाब में हीट वेव आई थी, और हमारी गेहूं की फसल करीब 10% यील्ड टोटल कम हो गई थी, क्योंकि दाना छोटा रह गया था सडन हीट वर्ड से। तो हमारा अगला प्रोडक्ट जो होगा, एक तो ईस्टर्नली मानसून, ये अभी हमारा वेस्टर्नली मानसून शुरू हुआ है। हमारे यहाँ चेन्नई में अगर आप देखेंगे तो बारिश आती है दिसंबर से मार्च, तो हमारा ईस्टर्नली मानसून का एक और प्रोडक्ट होगा। और तीसरा हम लोग करेंगे टेम्परेचर वेरिएशन इज मेजर थिंग। जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट वैराइटीज ला रहे हैं, सेम वे टेम्परेचर रेजिस्टेंस हमारे लिए टेम्परेचर विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट हम लाएंगे। दूसरा, जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, कोई भी कंट्रीज जहाँ पर मानसून की तरह रेन डिपेंडेंस है या टेम्परेचर डिपेंडेंस है, वी आर रेडी टू सेंड दिस टेक्नोलॉजी आउट। अगर हमें विकसित भारत बनना है, 4 से 30 ट्रिलियन तक जाना है, तो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू शो अवर स्ट्रेंथ। हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सपोर्ट करना है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, डेरिवेटिव्स मार्केट में हमारी स्ट्रेंथ है, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। प्राइस टेकर और देखिए, हम सोयाबीन के या किसी भी एडिबल ऑयल के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, बट वी आर नॉट प्राइस वी आर प्राइस टेकर्स। हम डिटरमाइन नहीं करते कि ग्लोबल प्राइस क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि हम जाके इन्वेस्ट नहीं करते प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, हम प्राइस गिवर नहीं बन सकते, वो हमें करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और इनफैक्ट संजीव जी, आप अग्री करेंगे ये जो वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आया है, मतलब क्योंकि क्रॉप आउटपुट, क्रॉप प्राइस एस्टिमेट्स पे इमीडिएटली इम्पैक्ट हम देखते हैं, तो कितनी मदद मिलेगी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से एक डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे मैंने पहले कहा था, अगर हमें क्वालिटी बनानी है तो हमें कंसिस्टेंसी करनी होगी। कंसिस्टेंसी करने के लिए हमको स्टेबिलिटी चाहिए, और ऐसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं ये गिव स्टेबिलिटी देते हैं, क्योंकि आप अपने रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जो स्टेबिलिटी देती है हमेशा वेलकम है। रवि जी, आपके क्या कमेंट्स होंगे इस पर? इनफैक्ट क्योंकि अपने आप में इतना इनोवेटिव है कि आप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेदर का लेकर आए, मतलब बता सकते हैं कि मॉनसून कैसा होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत, मैं तो इनफैक्ट अरुण जी से बोलूँगा कि ये बहुत लेट हो गया, इनको बहुत पहले ले आना चाहिए था ये कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज देखिए, हमारा कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बारिश का, मानसून का होना। इससे किसानों की आय, हमारी कंज्यूमर का इन्फ्लेशन, तीसरा हमारी जीडीपी, तीनों इम्पैक्ट होते हैं। इसके प्रति कोई हेज ही नहीं था। अगर आपको आज पता भी है कि एल नीनो है या नहीं, ये तो पता चलेगा जब आएगा, क्योंकि फोरकास्ट गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको आज उसके अगेंस्ट हेज करना तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। तो ये सब मैकेनिज्म तो बहुत ही अच्छे हैं, और पर्टिकुलरली भारत देश के लिए जो कृषि प्रधान देश है। डेफिनेटली। अच्छा संजीव जी, अगर 2047 तक भारत को एग्री फूड प्रोडक्ट्स में या फिर एग्री पावर हाउस बनना है ग्लोबल लेवल पे, तो कौन सी वो 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर काम होना ही चाहिए? पहले तो हमको अपनी कुछ वैल्यू चेन को स्पेशलाइज करना होगा कि इसमें हमको लीडर बनना है। एक बार जब हमने वो आइडेंटिफाई कर ली, तो उसके हमें ग्राउंड में जाके पूरा बेसिक वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे हमको पूरा क्वालिटी सोर्स से करना पड़ेगा, राइट वैरायटी, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, हमको उसको राइट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आईटीसी एक ऐप है कॉलम मार्स, जिसमें आज की डेट में 2.5 लाख फार्मर जुड़े हुए होंगे, 2000 से ज़्यादा एफपीओ जुड़ी हुई हैं। तो उसमें ऐप के थ्रू आप फार्मर को डिजिटली आप पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बता पा रहे हैं, आप क्रॉप डॉक्टर देते हैं तो उनको डिजीज पता लग जाता है, आप उनको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको न्यू टेक्नोलॉजी आईओटी बेस्ड प्रिसिशन एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसको मार्केट से लिंक कर दें और उस वैल्यू चेन को स्केल अप करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो बहुत लार्जर लेवल पे होगा, और उस तरह से हम विकसित बन सकते हैं उनके कमोडिटीज़ में। अच्छा, इनफैक्ट रवि जी, अभी कुछ देर पहले आप राजेश अग्रवाल जी को भी सुन रहे होंगे, जिन्होंने एफटीएस की बात की। इंडिया मल्टीपल लेवल्स पर एफटीएस पर काम कर रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस सो फार हुई भी है। इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ स्टोरी यहाँ से एफटीए लेड कितनी हो सकती है? अरे
इसका एक ही लफ्ज़ में अगर जवाब दे दूंगा तो मैं बोलूँगा भयंकर, भरपूर। आई थिंक अभी देश में करीब करीब 9 FTA और 38 कंट्रीज़ के एक्सेस मिला है, कहीं ज़ीरो ड्यूटी, कहीं प्रोविशन ड्यूटी। मुझे ऐसे लगता है आने वाले 10-15 साल में जो FTAs हैं ये स्ट्रैटेजिक ग्रोथ ड्राइवर होंगे इस देश में। और इस FTA से इंडिया ने बड़ा ही कॉशियस अप्रोच से एग्रेसिव अप्रोच अपनाया है, क्योंकि सोच ऐसी है कि डेवलप्ड मार्केट के साथ एक्सेस हो, हम सप्लाई चेन इंटीग्रेट कर सकें, और उसके साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग लेड हो। तो FTA इन सब चीज़ों में प्रोत्साहन देंगे। और ये सिर्फ एग्री के लिए नहीं है, मैं एग्री से ऊपर जाऊंगा इसमें। आप टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्री इज पार्ट ऑफ इट। इसमें इतना बदलाव देखेंगे कि FTA से जो है बिल्कुल एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है उसका एक अलग ही रूप देखने के लिए मिलेगा। और मैं सरकार की उस तरफ से तो देखता हूँ कि ये फोरसाइट ही है कि उन्होंने एक जनरलाइज प्रेफरेंस की तरफ से जो फोकस मार्केट हैं उसको FTA के थ्रू अप्रोच किया। मैं इसके बारे में बहुत बुलिश हूँ, और पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ कि China +1, बिकॉज लोग भी दूसरे ऑल्टरनेटिव के लिए और ढूंढ रहे हैं। अगर China +1 और हम अच्छे लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अगर ये तीनों हम अपने फॉरेन, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो कंप्लायंसेस, बिकॉज अगर EU में आपको एक्सपोर्ट करना है तो कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट्स और उसकी सब ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये चारों चीज़ें हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं अगर ये सब कुछ कर लें तो जैसे ईस्ट एशिया में मैन्युफैक्चर लेड ग्रोथ हुई है वैसे की वैसी ग्रोथ को देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसा ही कहूँ। जी बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। अगर हम देखें इंडिया की क्या एडवांटेज है, हमारे पास क्लाइमेट है जहाँ हर टाइप की क्रॉप हो सकती है। राइट। हमारे पास यंगर पॉपुलेशन है। हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन है। इस कंजम्पशन को अगर हम एक्सपोर्ट के साथ लिंक कर ले क्वालिटी में, जो हम एडवांटेज आज ऑटो में देख रहे हैं वो एडवांटेज एग्री एक्सपोर्ट में आ जाएंगी। क्योंकि ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और अगर हम इस क्वालिटी को लिंक कर लें एग्रीकल्चर में और उनकी क्वालिटी सेफ्टी के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ स्टेप बनाएं तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगी FTAs के बाद। इनफैक्ट संजीव जी ने मेरा काम आसान करते आखिर में जो उन्होंने बात कही क्रक्स वही है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात भी है इस डिस्कशन की कि पोटेंशियल बहुत है। चाहे जिस तरीके का वेदर है, जिस तरीके के रिसोर्सेज है, वो सब एडवांटेज हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हब में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। थैंक यू अरुण जी, संजीव जी और रवि जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। कमोडिटीज़ और एग्रीकल्चर से जुड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ पर ये बेहद इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए एक बार फिर से सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और